Hello, students. Let's complete this chapter today. The conclusion. A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. 20th century के first half में क्या हुआ था? कॉलोनियल गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसी को कॉलोनियल गवर्नमेंट बोलते हैं। ओके, तो उसके अगेंस्ट जो एंगर था वो लोगों में बढ़ता जा रहा था, जो गुस्सा था वो बढ़ता जा रहा था, और उसकी वजह से अलग अलग ग्रुप के जो लोग थे वो साथ में आ रहे थे। अलग अलग ग्रुप, अलग अलग क्लासेस के जो इंडियंस थे, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, सब कोई, तो वो एक साथ आ रहे थे और एक साथ एक कॉमन स्ट्रगल लेकर फ्रीडम के लिए चल रहे थे। The Congress, under the leadership of Mahatma Gandhi, tried to channel people's grievances into organized movements for independence. अब महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के अंडर में जब कांग्रेस लोगों के एफर्ट्स को एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स का नाम देके इंडिपेंडेंस के लिए ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स बना के चैनलाइज करने लगी। Through such movements, the nationalists tried to forge a national unity. इन मूवमेंट्स के साथ ही नेशनलिस्ट ने एक अपने आप में नेशनल यूनिटी, एक एकता बनाने की कोशिश करी। But as we have seen, diverse groups and classes participated in these movements with varied aspirations and expectations. अब जैसे कि हमने देखा कि अलग अलग ग्रुप थे, अलग अलग क्लासेस के लोग थे, और उन्होंने इन मूवमेंट्स में अपनी अपनी अलग एस्पिरेशंस और अलग अलग एक्सपेक्टेशंस लेकर पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि रिच पीजेंट्स क्या चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि हमारा रेवेन्यू जो है टैक्सेस कम हो जाए। पुअर पीजेंट्स चाहते थे कि हमारा अनपेड रेवेन्यू माफ़ हो जाए। उसके साथ ही साथ बिजनेसमैन चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चली जाए तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, तो उन सब की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थी। ओके, as their grievances were wide ranging, freedom from colonial rule also mean different things to different people. जैसे कि उनकी grievances मतलब क्या, उनकी जितनी भी कोशिशें, उनकी जितनी भी efforts थे वो बहुत वाइड रेंजिंग थे, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर थे। तो फ्रीडम जो था वो कॉलोनियल रूल ब्रिटिश के अगेंस्ट जो फ्रीडम था वो अलग अलग लोगों के लिए अलग मायनों में वैल्यू रखता था। द कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस। कांग्रेस ने कंटिन्यूसली कोशिशें की कि लोगों में जो डिफरेंसेस हैं, लोगों में अभी भी जो भेदभाव होते हैं और जो अलग अलग क्लासेस के बीच में लड़ाई होती है वो सब सॉल्व हो जाए, एंड इंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिएनेट अनदर। उन्होंने ये इंश्योर, इसका पूरा ध्यान रखा कि एक ग्रुप की डिमांड्स दूसरे ग्रुप के लिए कोई एलिएनेट नहीं हो जाए। एलिएनेट मीन्स व्हाट, कि दूसरे ग्रुप उनके डिमांड से सेटिस्फाई रहें। This is precisely why the unity within the movement often broke down. और इन्हीं चीज़ों की वजह से जो ग्रुप्स में थोड़ा बहुत मतभेद होता था, उन्हीं की वजह से थोड़ी बहुत यूनिटी जो होती थी वो टूट जाती थी कभी कभी। लेकिन कांग्रेस ने ये रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करी। द हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय फेजेस ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। मतलब कि कांग्रेस की हाई पॉइंट्स की एक्टिविटी, सबसे बेस्ट पार्ट कांग्रेस का यही रहा था कि उन्होंने ये इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको यूनिटी में फॉर्ज अप किया था। In other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule. और अदर वर्ड्स में हमारा जो इंडिया है वो एक नेशन बन रहा था विद डिफरेंट वॉइसेस, मतलब अलग अलग जगह से आवाज़ें आ रही थी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, कॉलोनियल रूल जो है, उससे हमको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। यहाँ पर हम क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट? The failure of Cripps mission and effects of World War II created widespread discontentment in India. इंडिया में क्रिप्स मिशन का फेल्यूर और उसके बाद में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, हमने देखा था स्टार्टिंग में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो इफ़ेक्ट्स हुए थे इंडिया में, इंडिया से फूड जो है वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट हो रहा था, फूड ग्रेन्स, और यहाँ पे पैंडेमिक भी थी एक। This led Gandhiji to launch a movement calling for complete withdrawal of British from India. और इसकी वजह से गांधी जी ने सोचा कि अब एक ऐसा मूवमेंट चला जाए कि हमें अब ब्रिटिश से ब्रिटिश मतलब इंडिया को छोड़ ही दें, complete withdrawal. The Congress Working Committee in its meeting in
वर्धा ऑन 14 जुलाई 1942। 14 जुलाई 1942 में वर्धा में जो कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें एक हिस्टोरिक क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास हुआ था, डिमांडिंग द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू इंडियंस टू एंड क्विट इंडिया। क्विट इंडिया मूवमेंट, उन्होंने एक रिजोल्यूशन, एक बिल पास किया और उन्होंने ब्रिटिश को क्या डिमांड किया कि अब आप इंडियंस के हाथ में पूरा रूल दे दीजिए और इंडिया को क्या करें, क्विट करें, मतलब इंडिया को छोड़कर चले जाएं। ऑन 8 अगस्त 1942 in Bombay, All India Congress Committee endorsed the resolution which called for a non-violent mass struggle on the widest possible scale throughout the country. पूरी कंट्री में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंट, यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल, बड़ा स्ट्रगल लेकिन वायलेंट तरीके से नहीं, नॉन वायलेंट तरीके से, ऑन द वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल, सबसे लार्ज स्केल पे जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ वहाँ ऐसा एक मूवमेंट चलाया जाए। कहाँ पे? 8 अगस्त 1942 बॉम्बे में ये रिजोल्यूशन पास किया था। इट वॉज ऑन दिस ओकेशन, और इसी ओकेशन पे गांधी जी ने डू और डाई नारा दिया था, करो या मरो, अपनी स्पीच में डू और डाई फेमस जो नारा है वो दिया था उन्होंने। द कॉल फॉर क्विट इंडिया ऑलमोस्ट ब्रॉट द स्टेट मशीनरी टू स्टैंड स्टिल इन लार्ज पार्ट्स ऑफ कंट्री एज पीपल वॉलंटरली थ्रू themselves into the thick of the movement। हर तरीके के लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और कंट्री के लार्ज पार्ट्स में सबसे ज़्यादा हिस्से में क्विट इंडिया मूवमेंट को लोगों ने बढ़ावा दिया। पीपल ऑब्जर्व्ड हड़ताल करी एंड डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रोसेशंस वर अकम्पनीड बाय नेशनल सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स। नेशनल सॉन्ग एंड स्लोगन्स के साथ डिमॉन्स्ट्रेशन किए गए, प्रोसेशन निकाले गए। द मूवमेंट वॉज ट्रूली अ मास मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट था, विच ब्रॉट इन टू इट्स एम्बिट थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, नेमली स्टूडेंट्स, वर्कर्स एंड पीजेंट्स। थाउजेंड ऑफ आम लोग थे उसमें, और स्टूडेंट्स थे, वर्कर्स थे, किसान थे। इट ऑल्सो सॉ द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लीडर्स। कौन कौन लीडर थे, एक्टिव थे? नेमली जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली एंड राम मनोहर लोहिया एंड मैनी विमेन। विमेन कौन कौन थी? सच एज मतंगिनी हजरा इन बंगाल, Kanaklata Barua in Assam and Ramadevi in Odisha. The British responded with much force. ब्रिटिश ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया था, yet it took more than a year to suppress the movement। लेकिन उनके लिए इस मूवमेंट को दबाने के लिए पूरा 1 साल लग गया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो बहुत बड़ा मूवमेंट चला था। ओके, सो हियर योर chapter complete, students। Now try to write this answers of these questions in your notebook and understand and relate to the chapter relatively. I hope this chapter is so easy and you'll be keep studying.